आनंद राव उस समय 5 वर्ष का बालक था। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई भी सहमत हो गई। नमस्कार मित्रों, रानी लक्ष्मीबाई का तीसरा भाग। अतः गोद लेने का दिन निश्चित कर लिया गया और उस दिन झांसी के दरबार से पंडित विनायक राव ने पूर्ण धार्मिक रीति से दत्तक विधान संपन्न कराया। इसके पश्चात दत्तक पुत्र का नाम आनंद राव से बदलकर दामोदर गंगाधर राव रख दिया गया। महाराज ने स्वयं उसका राजकुल की परंपरा के अनुसार स्वागत किया। जिस समय महाराज ने उक्त पुत्र गोद लिया, उसी समय उन्होंने स्वयं बोलकर अंग्रेज सरकार के लिए एक सूचना पत्र लिखवाया। लिखते समय उसमें उन्होंने उपयुक्त सभी व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित थे और यह पत्र निम्नलिखित शब्दों में लिखा गया था। बुंदेलखंड में अंग्रेजी राज स्थापित होने से पूर्व मेरे पूर्वजों ने अंग्रेजी सरकार की जो सेवा की, उसे सारा यूरोप जानता है। मैं स्वयं भी जिस प्रकार यथाशक्ति सरकार की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता हूँ, उसके विषय में सभी राजनीतिक अभिकर्ता परिचित ही हैं। अब एक असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण मुझे भय है कि मेरे वंश के नष्ट होने की समय आ गया है। मैं सदैव ब्रिटिश सरकार का सच्चा सेवक रहा हूँ और उसकी भी मुझ पर कृपा दृष्टि रही है। अतः मैं सरकार का ध्यान उस संधि की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जो मेरे पूर्वजों के साथ हुई थी। इस संधि के अनुसार मैंने एक 5 वर्षीय बालक आनंद राव को गोद लेकर उसका नाम दामोदर गंगाधर राव रख दिया है। अब बालक मेरे ही वंश का है और संबंध में मेरा पोता लगता है। मुझे यह भी आशय है कि ईश्वर की कृपा तथा सरकार बहादुर की दया दृष्टि से मैं शीघ्र निरोग हो जाऊंगा। मेरी अवस्था के विचार से यह भी बहुत संभव है कि भविष्य में कभी मेरी कोई अपनी संतान हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो उसी समय पुनः विचार कर लिया जाएगा। किंतु यदि इस समय मैं इस रोग से न बच सका तो जिस प्रकार मैं सरकार की उत्तम व्यवहार के साथ सेवा करता आया हूँ, उस पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए इस अल्पावस्था के बालक पर भी सरकार की दया दृष्टि उसी प्रकार बनी रहे जैसी मुझ पर है। अब तक मेरी पत्नी जीवित है रही, वही इस राज्य की स्वामिनी तथा इस बालक की माँ समझी जाए। समस्त राज्य व्यवस्था उसके हाथों में उसी प्रकार रहे जिससे मेरे बाद उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। इस पत्र को लिखाने के बाद महाराज ने उसे मेजर एलिस को दिया और उसे बार बार आग्रह करते हुए पूर्व संधि की दूसरी धारा को याद दिलाई। मैं स्पष्ट लिखा था कि झांसी का राज्य वंश परंपरागत रूप से चलता रहेगा। पत्र देते समय महाराज का गला भर आया। तब मेजर एलिस ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपका सूचना पत्र सरकार के पास भेजकर इसके लिए मुझसे जो भी प्रयत्न हो सकेगा मैं अवश्य करूँगा। जिस समय महाराज गंगाधर राव ने गोद लेने संबंधी सूचना पत्र मेजर एलिस को दिया, बोलने के कारण वह बेहोश हो गए। मेजर एलिस और कप्तान मार्टिन ने उन्हें दवा दी और अपने निवास पर चले गए। महारानी लक्ष्मीबाई पलंग के ही पास पर्दे के पीछे बैठी थी। अंग्रेज अधिकारियों के चले जाने पर वह पति के पास आई। उसमें उनकी मनोदशा की कल्पना नहीं की जा सकती है। मेजर एलिस ने बुंदेलखंड के राजनीतिक अभिकर्ता को उसी समय राजा गंगाधर राव का समस्त विवरण लिख भेजा। महाराज को औषधि गई, लेकिन उन्हें तत्कालिक लाभ हो गया। कुछ देर के लिए सो गए, लेकिन 4 बजे महाराज ने आंखें खोली तो राजमहल के बाहर विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया था। यह घटना 20 नवंबर 1853 ईस्वी की है। सभी लोग उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते थे। 21 नवंबर 1853 को महाराज की नाड़ी की गति अत्यंत मंद पड़ गई, शरीर ठंडा पड़ गया और अंततः वह चल बसे। महाराज गंगाधर राव स्वर्गवासी हो गए। समाज के लोगों ने लक्ष्मीबाई को सांत्वना देकर औपचारिकता पूरी कर ली। 20वें वर्ष में पग रखते ही वह विधवा हो गई थी। वह एक समान स्तर के ब्राह्मण की पुत्री थी। संजोग से अथवा पुरुष जाति के एकाधिकार से वह
बाल्यावस्था में ही एक पौड़ की रानी बनी। बनने पर भी एक स्त्री के रूप में क्या मिला? विवाह के 11 वर्ष बाद वैधव्य। राजा गंगाधर राव की मृत्यु होते ही झांसी पर दुर्भाग्य के काले बादल घिर आए। विधवा का अभिशप्त जीवन आरंभ होते ही महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन की सभी प्रकार की सुख शांति को ग्रहण लग गया। 21 नवंबर को ही उप राजनीतिक अभिकर्ता एलिस ने गंगाधर राव की मृत्यु की सूचना बुंदेलखंड के राजनीतिक अभिकर्ता मेजर मालकन को भेज दी। सूचना मिलते ही मालकन ने भारत सरकार के परराष्ट्र सचिव को 25 नवंबर को जो पत्र लिखा उसका संक्षिप्त विवरण। महोदय, महामहिम गवर्नर जनरल को यह समाचार देते हुए मुझे दुख हो रहा है कि 21 नवंबर को झांसी के राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया। मृत्यु के दिन पूर्व उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया जो उनके अनुसार उनका पोता है, किंतु वास्तव में वह रघुनाथ राव की 5वीं पीढ़ी से है। इस प्रकार वह उनका भतीजा होता है। मेजर एलिस द्वारा भेजे गए महाराज से भेंट विषयक तीनों पत्र तथा महाराज द्वारा लेने के विषय में लिखा गया सूचना पत्र आपकी सेवा में औलखनार्थ भेजा जा रहा है। झांसी की प्रजा संस्कृति की रानी के जीते जी राज्य की संपत्ति पर उन्हीं के अधिकार की प्रार्थना की जाएगी, किंतु महाराज ने अपने यहाँ कोई भी निकट संबंधी उत्तराधिकारी न देखकर मृत्यु से एक दिन पूर्व दत्तक पुत्र ले लिया। इससे झांसी के लोगों को आश्चर्य हुआ होगा। भारत सरकार की सूचनार्थ झांसी राजघराने की अद्यतन वंशावली भेजी जा रही है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि महाराज का दत्तक पुत्र उनके पूर्वज रघुनाथ राव के वंशज का है। मैंने एलिस को 2 तारीख को एक सूचना पत्र भेजा था, जिसकी सूचना तारीख 3 को सरकार को भेज दी गई है। एलिस उसी के अनुसार कार्यवाही कर रहा है। सरकार का अंतिम निर्णय ज्ञात न होने तक स्वर्गीय महाराज की दत्तक विधि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। झांसी ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक संबंधों को जानने के लिए नीचे कुछ प्रमाण दिए जा रहे हैं। सन 1808 में बुंदेलखंड पर अधिकार करते समय हमने शिवराव भाऊ से पेशवा के सूबेदार के रूप में संधि की थी। सन 1819 में पेशवा ने बुंदेलखंड का अधिकार उसे दे दिया था और हमने रामचंद्र राव को झांसी राज्य वहाँ परंपरागत रूप में दे दिया था। सन 1835 में रामचंद्र राव के देहांत पर जहाँ तक मुझे ज्ञात है भाऊ के 2 पुत्र रघुनाथ राव और गंगाधर राव जीवित थे, अतः उन्हें क्रम से यह राज दिया गया। गंगाधर राव की मृत्यु पर यह वंश समाप्त हो गया है। सन 1835 में रामचंद्र राव तथा उसकी रानी के दत्तक पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना गया था। इससे स्पष्ट है कि वहाँ राजा या रानी को दत्तक पुत्र लेने से पूर्व सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था। गंगाधर राव ने शासन अपनी पत्नी को सौंपने की इच्छा व्यक्त की है, जो एक योग्य स्त्री है। फिर भी झांसी को अपने अधिकार में लेने में सरकार को विलंब नहीं करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि रानी स्वर्गीय राजा की निजी संपत्ति तथा कुछ मासिक पेंशन देने से प्रसन्न हो जाएगी। रानी को कितनी पेंशन दी जाए इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। बुंदेलखंड में मराठों का यही राजघराना रह गया है। अब बुंदेलखंड में मराठों का भी यही राजघराना रह गया है। अब सभी पदच्युत मराठा नरेशों के आश्रित इसी रानी की शरण में जाएंगे, अतः उन्हें कम से कम 5000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए। झांसी लंबे समय से हमारे अधीन रहा है, वगैरह वगैरह। 1835 में रामचंद्र राव के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना गया, उसके चाचा उत्तराधिकारी माने गए। गंगाधर राव का औरस पुत्र नहीं है, अतः झांसी राज्य को वंशानुगत रूप से चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं है। राव और अपनी मृत्यु से एक पूर्व लिया गया गंगाधर राव का दत्तक पुत्र उनके वंश का दूर का संबंधी है। आसन्न मरण काल में की गई इस दत्तक विधि को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इससे पूर्व राजा ने कभी दत्तक पुत्र बनाने की इच्छा व्यक्त नहीं की थी। लोग समझते थे राजा राज्य को अपनी रानी के अधीन रखने की प्रार्थना करेंगे, अतः उनके इस निर्णय से सभी को आश्चर्य हुआ होगा। रानी ने 1817 की संधि का हवाला देते हुए वंश परंपरा में
इस दत्तक को स्वीकार करने की प्रार्थना की है। यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती है। झांसी को अंग्रेजी में विलय की घोषणा 27 फरवरी 1854 के दिन डलहौजी के उपयुक्त निर्णय के साथ ही हो गई थी, किंतु सूचना रानी तक पहुंचने में कुछ समय लग गया। इस निर्णय की सूचना पहले बुंदेलखंड के राजनीतिक अभिकर्ता मालकम के पास भेजी गई। मालकम ने इसे झांसी उपराजनीतिक अभिकर्ता एलिस के पास भेजा और उसे लेकर रानी के पास गया। महारानी साहिबा, मुझे अत्यंत खेद है कि मैं आपको वह शुभ समाचार नहीं सुना सकता जिसकी इच्छा लंबे समय से मेरे मन में थी, जिसे प्राप्त करने के लिए मैं अब तक बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा था। इसके लिए मैं इसके सर्वथा विपरीत सरकारी घोषणा सुनाने के लिए बाध्य हूँ, जिसे सरकार बहादुर ने आपकी प्रजा के नाम जारी किया है। वह घोषणा इस प्रकार है। इसके बाद लिखित घोषणा पढ़कर सुनाई। झांसी राज्य की समस्त प्रजा के लिए सरकार इस आज्ञा पत्र द्वारा यह घोषणा करती है कि 21 नवंबर 1853 को महाराज गंगाधर राव का देहांत हो गया है और वह महाराज अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त थे। सन 1817 में अंग्रेजों से हुई संधि में पेशवा ने झांसी प्रांत के सभी शासनाधिकार हमें दे दिए। तब से अंग्रेजी सरकार ही इसकी वास्तविक अधिकारी है। तब से झांसी के सिंहासन पर बैठे सभी शासक अंग्रेजों के अधीन उनके प्रतिनिधि थे। अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी भी अधीनस्थ राजा को पुत्र गोद लेने का अधिकार कभी नहीं दिया और न कभी ऐसी शर्त ही स्वीकार की कि अधीनस्थ राजा के गोद लिए पुत्र को उसके औरस पुत्र के समान अधिकार प्राप्त होंगे। अतः गवर्नर जनरल गंगाधर राव के निधन के बाद उनका कोई औरस पुत्र न होने के कारण उनके दत्तक पुत्र को अस्वीकार करते हैं तथा 7 मार्च 1854 की आज्ञा के अनुसार सरकार घोषणा करती है कि झांसी राज्य के समस्त क्षेत्र को बुंदेलखंड के उपराजनीतिक अभिकर्ता मेजर एलिस के अधीन कर दिया गया है। अतः अब से इस समस्त प्रदेश पर अंग्रेजी सरकार का शासन समझा जाएगा। निश्चय ही इस घोषणा ने रानी लक्ष्मीबाई तथा झांसी की प्रजा पर इच्छाओं पर पानी फेर दिया। घोषणा सुनते ही रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके अनेक उपाय करने पर भी वहाँ उपस्थित लोगों ने देखा कि उनकी मूर्छा नहीं टूट रही है, तो राजघराने के चिकित्सक को बुलाया गया। उसके उपचार के बाद प्रायः 1 घंटे में उनकी मूर्छा टूटी। सभी लोग उन्हें अनेक प्रकार से सांत्वना देने लगे, किंतु घोषणा से सभी निराश हो गए थे। मेजर एलिस ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजनीतिक अभिकर्ता के आदेशानुसार आपका समुचित सम्मान किया जाएगा और आपके निर्वाह हेतु उदारतापूर्वक व्यवस्था की जाएगी। इन शब्दों को सुनते ही महारानी ने गर्जना की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यद्यपि रानी के इन शब्दों को उस समय अनेक भावावेश के उद्गार मात्र समझा गया। झांसी राज्य का अंग्रेजी शासन में विलय हो जाने के बाद मेजर मालकम ने गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के लिए निम्नलिखित सुविधाएं देने की संस्तुति की गई थी। महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी की कोष से अथवा जहाँ से वह चाहे 5,000 रुपये मासिक उनके जीवन पर्यंत दिए जाएं। झांसी का राजमहल रहने के लिए उन्हें दे दिया जाए तथा उस पर उन्हीं का स्वामित्व माना जाए। महारानी के जीवन काल में उनके तथा उनके सेवकों के कार्य व्यवहार पर अंग्रेजी सरकार के न्यायालयों को विचार करने का अधिकार नहीं हो। स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके निजी धन में से किसी राज्य का लेन देन कर्ज चुकाकर जो कुछ बचे उस पर उनके निजी वस्त्र आभूषण आदि पर महारानी का अधिकार, उनके संबंधियों की एक तालिका बनाकर उनकी आजीविका निर्वाह की व्यवस्था की जाए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इन मांगों में प्रथम
3 तो वो यथावत मान ली, किंतु चौथी मांग के विषय में संशोधन करते हुए 25 मार्च 1854 के अपने पत्र में मालकम को लिखा। भले ही गंगाधर राव का मृत्यु दत्तक पुत्र संविधान के अनुसार झांसी रानी का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, फिर भी उनकी व्यक्तिगत संपत्ति तथा राज्य के जवाहरात आदि पर उसी का अधिकार है, अतः यह संपत्ति महारानी को नहीं दी जा सकती। इसी के अनुसार महारानी को उपर्युक्त वृत्तांतों से अवगत करा दिया गया। झांसी के राजनीतिक अभिकर्ता ने झांसी के राजकोष से निकालकर 6 लाख रुपए महारानी के पुत्र दामोदर राव के नाम से अंग्रेजों के कोष में जमा कर दिए तथा व्यवस्था कर दी कि वह धन राशि उसके व्यस्त हो जाने पर ब्याज सहित उसे लौटा दी जाए। राज्य के सभी हीरे जवाहरात आदि महारानी को दे दिए गए। झांसी के पूर्व शासक रामचंद्र राव की मृत्यु के पश्चात झांसी का राज परिवार किले में ही रहता था, किंतु अब महारानी लक्ष्मीबाई को उसे भी छोड़ना पड़ गया। जब सब कुछ चला गया तो फिर किले में रहकर क्या करना, यही विचार वह दूसरे महल में चली गई। झांसी विलय के संबंध में अंग्रेजों का एक तर्क यह भी था कि इससे झांसी के लोगों का कल्याण होगा। यह तर्क नितांत थोथा था। इसी प्रकार के विलय से सदा बेरोजगारी, अव्यवस्था आदि ही बढ़ती है। इस विषय में जॉन साल्विन ने अपनी पुस्तक ए प्ली फॉर प्रिंसेस ऑफ इंडिया में लिखा है, जब किसी देसी रियासत की स्वायत्तता का हनन किया जाता है तो कोई एक अंग्रेज कमिश्नर बनकर राजा के आसन पर बैठ जाता है। उसके 3-4 साथी उतने ही दर्जन देसी अधिकारियों को पदच्युत कर देते हैं और हजारों देसी सैनिकों के स्थान पर कुछ 100 सैनिक भर्ती कर दिए जाते हैं। प्राचीन समय के दरबार का लोप हो जाता है, व्यापार चौपट हो जाता है, राजधानी नष्ट हो जाती है, लोग कंगाल हो जाते हैं तथा अंग्रेजों की बड़ी उन्नति हो जाती है। अंग्रेज स्पंज के समान गंगा के तटों को, इस भूमि को सोख कर टैक्स नदी के तट पर इंग्लैंड ले जाते हैं। जॉन साल्विन के इन शब्दों में भले ही कुछ भावुकता का कूट हो, भले ही उनकी शैली अलंकारिक हो, किंतु इनमें अतियुक्ति किसी प्रकार नहीं कही जा सकती। कहने की आवश्यकता नहीं कि अपने स्वाभिमान वक्त सैनिकों को इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा सेवा से निकाल दिए जाने से, अपने पति के पूर्वजों की पीढ़ियों से संचित युद्ध सामग्री की दुर्गति किए जाने से महारानी लक्ष्मीबाई को असीम वेदना हुई होगी। ऐसी विवशता की स्थिति में वह कर ही क्या सकती थी। कहा जाता है कि जब तक सांस तब तक आस। उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर कुछ अधिक ही विश्वास था, या फिर उन्होंने यही सोचा होगा कि प्रयत्न करना तो मनुष्य का कर्तव्य ही है। अतः उन्होंने अपने अधिकार के लिए लंदन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में याचिका प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने प्रख्यात वकील उमेश चंद्र बनर्जी को चुना। दुर्भाग्य से महारानी लक्ष्मीबाई को इस प्रयत्न में भी सफलता नहीं मिली। अंत में 2 अगस्त 1854 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भी झांसी के अंग्रेजी राज में विलय पर अपनी स्वीकृति दे दी और उसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी। धीरे 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। दत्तक पुत्र अब 7 वर्ष के हो गए। रानी ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर देना उचित समझा और इस विषय में उन्होंने पिता तथा अन्य कर्मचारियों के विचार विमर्श किया। उन लोगों ने परामर्श दिया कि इस कार्य के लिए दामोदर राव के नाम पर जो 6 लाख रुपया अंग्रेजों के कोष में जमा है, उनमें से 1 लाख रुपये मांग लिए जाएं। रानी भी इससे सहमत हो गई। उनके इस पूर्व मंत्री ने पहले ही कह दिया था कि कमिश्नर इस कार्य के लिए वह रुपये नहीं देगा, किंतु रानी ने दृढ़ता के साथ कहा, वह हमारा रुपया है, हमारी संतान के कार्य के लिए रखा गया है। इस पावन एवं धार्मिक संस्कार से बढ़कर और कार्य क्या हो सकता है। वे कमिश्नर के उतासे का एक पत्र स्वयं रानी ने बोलकर लिखाया। इस पत्र का संक्षिप्त
रूपांतर यही है। महोदय, आपको विदित होगा कि हमारे राजकुमार चिरंजीव दामोदर गंगाधर राव का 7वां वर्ष लग गया, अतः हम चाहते हैं कि धार्मिक एवं कुल परंपरा तथा वंश की मर्यादा के अनुसार उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाए, जिससे उनकी शिक्षा दीक्षा भी यथा समय प्रारंभ की जा सके तथा वह अपने धार्मिक एवं पारिवारिक कृत्यों यज्ञ आदि में पूरी तरह से भाग ले सके। इस संस्कार के व्यय का अनुमान 1 लाख रुपया लगाया गया है, क्योंकि संस्कार उनके उच्च राजवंश की प्रतिष्ठा तथा मर्यादा के अनुकूल होना नितांत आवश्यक है। इसी से उनका सर्व प्रकारेण कल्याण है।